हेलो डियर, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्कोर आइडिया में। आज हम लोग हिस्ट्री में वैदिक सिविलाइजेशन का लेक्चर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो है अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि पूर्व वैदिक काल को पढ़ेंगे। जो वैदिक सिविलाइजेशन थी जो वैदिक सिविलाइजेशन थी उसका जो समय था, उसका जो टाइम पीरियड था, उसको हम लोग जो है वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं और जो है वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ये जो वैदिक पीरियड है ये 1500 बीसी यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 बीसी यानी कि 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड बोला जाता है। इस वैदिक पीरियड को हम जो है दो भागों में बांटते हैं। इस वैदिक पीरियड को जो है दो भागों में जो है साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पे बांटा गया है। जिस पीरियड की जानकारी, जिस वैदिक काल की जानकारी हमको केवल और केवल ऋग्वेद से मिलती है उसको हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और जिस पीरियड की जानकारी हमको अन्य वैदिक साहित्यों से मिलती है उसको हम लोग जो है लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और जो ऋग वैदिक पीरियड है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है लेटर वैदिक पीरियड यानी कि जो है उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है ऋग वैदिक पीरियड का जो है पढ़ने जा रहे हैं यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी जो है सिविलाइजेशन की जो है बेसिक जानकारी अगर हमको चाहिए तो हमको जो है कुल जो है 5 चीजों को हम देख रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग जो है ऋग वैदिक पीरियड को पढ़ने के लिए कुल 5 चीजों को कैटेगराइज किए हैं। इनमें से पहला है जियोग्राफिकल एरिया यानी कि उस क्षेत्र की जियोग्राफी, कि वहाँ की जियोग्राफिकल रीजन या एरिया कैसा था उसको। दूसरा, वहाँ की राज्य व्यवस्था मतलब कि पॉलिटिकल लाइफ मतलब कि पॉलिटी को। और तीसरा, सोशल लाइफ मतलब कि जो है वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ का जो समाज था वो कैसा था, समाज में किस वर्ग की प्रधानता थी या जो है मात्र सत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था। रिलीजियस लाइफ में हम लोग जो है रिलीजन को देखेंगे कि जो है धर्म क्या था और जो है किस धर्म के लोग जो है एग्जिस्ट करते थे या किसको देवी देवता मानते थे। और लास्ट में जो है हम लोग इकोनॉमी को देखेंगे कि इकोनॉमिकल लाइफ क्या था, लोग जो है व्यवसाय क्या था और किस तरह से जो है बाकी एग्रीकल्चर या फिर पशुपालन वगैरह किया करते थे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, जियोग्राफिकल रीजन को। देखिए, जियोग्राफिकल रीजन जो है अर्ली वैदिक पीरियड का ज्योग्राफी को हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। और इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स है आपका ऋग्वेदा। और ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक जो मंत्र हैं उन्हीं से जो है ये जानकारी मिलती है कि जो है किस तरह से जो है आर्यन सबसे पहले भारत में आए और आकर के सेटल हुए। देखिए, आर्यन सबसे पहले भारत में जो है कहाँ सेटल हुए, तो एट ए प्लेस कॉल्ड एज सप्त सिंधवा। सप्त सिंधवा जो है इधर जो है ये प्लेस है जिसमें इंडस रिवर और इंडस की जो है 5 सहायक नदियां, इसमें आपका झेलम है, चिनाब है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है वो। और साथ में जो है एक और सरस्वती नदी जो कि उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर थी, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सप्त सिंधवा का रीजन है, ये जो पर्टिकुलर सप्त सिंधवा का रीजन है, इसको हम लोग जो है और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या, 7 नदियों का देश या फिर लैंड ऑफ 7 रिवर।
तो जो है सब सिंधवा क्या था, तो 7 नदियों का देश या फिर लैंड ऑफ 7 रिवर। अब देखिए आर्यन जो है सबसे पहले सेटल हुए सब सिंधवा में। आर्यन का एंट्री का 2 रूट था। एंट्री का जो फर्स्ट रूट था वो था काबुल से होते हुए, जो है खैबर पास से होते हुए के थ्रू भारत में एंटर किए। खैबर पास जो है, खैबर पास जो है हिंदकुश माउंटेन रेंज में है। और ये जो पास है प्रेजेंटली जो है अफगानिस्तान और जो है पाकिस्तान को जो है कनेक्ट करता है। और जो है ये माउंटेन रेंज है हिंदकुश। दूसरा जो एंट्री का पॉइंट था वो था कांधार होते हुए। कांधार भी कहाँ है, अफगानिस्तान में। और कांधार से कहाँ, तो क्वेटा। क्वेटा जो है बलूचिस्तान वाला रीजन है। और यहाँ पे जो है पास है कौन सा, तो बोलन पास। यहाँ पे सुलेमान की पहाड़ियां हैं और जो है उस पहाड़ियों से होते हुए जो है बोलन पास को पार करते हुए ये लोग आए थे। देखिए यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसको हम लोग जो है कुछ इस तरह से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है इस मैप में जो है ये हिमालय हिमालय माउंटेन रेंज है। ये अफगानिस्तान का रीजन है प्रेजेंटली, ये पाकिस्तान का रीजन है और ये अपना इंडिया का रीजन है। अब देखिए यहाँ पे जो पाकिस्तान में हाईलैंड है, ये इसमें ये हिंदकुश पर्वतमाला की अलग अलग श्रेणियां हैं। और यहाँ पे जो है पहला रूट जो है वो हिंदकुश माउंटेन से होते हुए जो है खैबर पास का है। और दूसरा जो है ये जो है बोलन पास का है। तो बोलन पास का जो रीजन है वो जो है बलूचिस्तान में है। और जो खैबर पास का रीजन है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये 2 रूट था। पहला जो है, पहला रूट कौन सा, तो काबुल से होते हुए आर्यनों की एंट्री होती है खैबर पास से, जो कि मेन रूट था। और जो दूसरा सब्सिडरी रूट था वो जो है कांधार से क्वेटा होते हुए जो है बोलन पास के थ्रू होते हुए जो है सब सिंधवा में आना। तो जो है आर्यन सबसे पहले आए और आकर के सेटल हो गए कहाँ पे, तो एट ए प्लेस कॉल्ड एज सब सिंधवा, लैंड ऑफ द 7 रिवर। अब देखिए ऋग्वेद में जो है ज्योग्राफिकल रीजन को बताया गया है कि ऋग्वेद में जो है हिमालय, हिमालय की पहाड़ियों की जिगती जो हिमालय माउंटेन है वो, और जो है मुंजावत माउंटेन के बारे में बोला गया है जो संभवतः जो है हिंदकुश माउंटेन को बोला गया है। और तो तीसरा क्या, तो समुद्र के बारे में भी बोला गया है। देखिए जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि ये इंडस रिवर है और बाकी इंडस की सहायक नदियां हैं जिसको हम लोग सब सिंधवा में काउंट करते हैं। तो यहाँ जो है एक रिवर और बहती थी पहले जो अब डिसअपियर हो गई है, जिसको हम लोग जो है सरस्वती रिवर के नाम से जानते हैं। रिवर जो है सरस्वती रिवर के नाम से जानी जाती है। और इस रिवर और इंडस रिवर को बोला गया है कि ये जो है समुद्र में गिरती है, मतलब कि ओशियन में, मतलब कि सागर में। तो अभी भी ये जो है कहाँ इंडस रिवर ड्रेन होती है, तो अरेबियन सी में। अभी भी जो है इंडस रिवर जो है ड्रॉन होती है कहाँ पे, तो अरब सागर में, जो है अरेबियन सी में। तो ये जो है इस ऋग्वेद में जो है मेंशन है कि रिवर इंडस और रिवर सरस्वती जो है कहाँ पे गिरती हैं, तो समुद्र में। तो याद रखिएगा। और ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है, जो नदी सूक्त है उसमें जो है उसमें जो है कुल जो है 21 रिवरों का जो है मेंशन किया गया है, 21 रिवर्स को मेंशन किया गया है। और इसमें ये भी बोला गया है कि जो जो है ऋग्वैदिक आर्यन का जो ज्योग्राफिकल रीजन था
वो जो है कहां से कहां तक का था। देखिए जो वेस्ट वाला पार्ट था, जो वेस्टर्न साइड थी, उसमें जो है कुभा रिवर का जिक्र है। कुभा यानी कि जो है काबुल रिवर। और जो ईस्ट वाला पार्ट है, जो ईस्ट वाला पार्ट है, उसमें जो है गंगा रिवर का जिक्र है। यानी कि देखिए जो वेस्ट में है वो कौन सी रिवर, तो कुभा। और जो ईस्ट में है वो कौन सी रिवर, तो जो है गंगा। गंगा नदी को ऋग्वेद में जो है जाह्नवी के नाम से भी जानते हैं। और इस रिवर जो है, ये गंगा नदी जो है वो उतनी जो है इंपॉर्टेंट रिवर नहीं थी जैसा कि आज के टाइम पीरियड में है। देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो ज्योग्राफिकल रीजन था, जो ज्योग्राफिकल रीजन था जो है किसका, तो ऋग्वैदिक पीरियड का। ऋग्वैदिक पीरियड का जो ज्योग्राफिकल रीजन था वो जो है दो नदियों से था। एक था वेस्ट पार्ट में, जो वेस्ट मोस्ट पार्ट था उसमें जो है कुभा। और जो जो है ईस्ट मोस्ट पार्ट था उसमें रिवर गंगा, उसमें रिवर गंगा। और जो है उत्तर में मतलब नॉर्थ मोस्ट जो पार्ट है, जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है उसमें जो है हिमालय पर्वतमाला का जिक्र है। और जो है बोला गया है कि साउथ में जो है विंध्याचल माउंटेन का जिक्र है। तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, वेस्ट में कुभा रिवर, ईस्ट में गंगा रिवर ऋग्वैदिक पीरियड का। और नॉर्थ में जो है हिमालय, और जो है साउथ में विंध्याचल माउंटेन या विंध्य रेंज। तो इस तरह से जो है मेंशन है। और जो है यहाँ पे जो है ये भी मेंशन है कि जो है सबसे जो होलीएस्ट रिवर थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर होलीएस्ट रिवर यानी कि पवित्र नदी, वो जो है कौन सी थी, तो सरस्वती रिवर। जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है ऋग्वैदिक फेज की, तो वो सरस्वती नदी है। और इसी सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा के नाम से जो है जाना गया है। नदी तमा का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो है नदियों में सर्वश्रेष्ठ, यानी सुप्रियर रिवर कौन सी है, तो रिवर सरस्वती जो है ऋग्वैदिक पीरियड की जो है सबसे इंपॉर्टेंट, पवित्र और जो है होलीएस्ट रिवर है। अब देखिए नदी सुत्ता जो है उसमें वैदिक रिवर्स के अलग अलग नाम हैं। और जो वैदिक नाम अलग अलग हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए ज्यादा जो है जिक्र नहीं है बाकी नदियों का। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि यमुना नदी, तो यमुना और गंगा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रिवर है, रिवर नहीं थी। गंगा यमुना प्रेजेंटली ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन ऋग्वैदिक फेज में ऐसा नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में गंगा का केवल जो है एक बार और यमुना का जो है 3 बार जो है मेंशन किया गया है। अब हम लोग जो है ऋग्वैदिक जो है रिवर्स के नाम देखने जा रहे हैं। तो ऋग्वैदिक रिवर्स के जो है नाम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस बन के आते हैं, जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है झेलम नदी का वैदिक नाम या ओल्डर नेम क्या था, और रावी नदी का ओल्डर नेम या जो है ऋग्वैदिक नाम क्या था। देखिए आज का जो मॉडर्न नेम है उसको हम लोग देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उसका ऋग्वैदिक नेम या फिर एंशिएंट नेम है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसका, इंडस का। तो इंडस नदी को हम लोग जो ऋग्वैदिक नाम था वो क्या था, सिंधु। आज भी हम लोग जो है इंडस रिवर को किस नाम से जानते हैं, तो सिंधु रिवर के नाम से जानते हैं।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो कौन सी, झेलम। तो झेलम रिवर जो है तो हम लोग जो है किस रिवर के नाम से जानते हैं, तो वितस्ता। तीसरी जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो हो गई आपकी चिनाब, जिसको हम लोग जो है अस्किनी और चंद्रभंगा के नाम से जानते हैं। चौथी हो गई रावी या रावी, और इसको जो है पुरुषनी के नाम से जानते हैं। और जो है पांचवी है कौन सी, तो ब्यास, इसको हम लोग जो है विपाशा के नाम से जानते हैं। सतलज नदी को सतोदरी रिवर के नाम से जानते हैं। काबुल रिवर को अभी जो है हम लोगों ने देखा था, टूबा, जो कि कौन सी जो है टेरिटरी का कौन सा छोर था या कौन सा बाउंड्री थी, तो वेस्ट मोस्ट। और फिर कौन सा, तो घग्गर आज की मॉडर्न नेम है। जो रिवर घग्गर है वो जो है कुछ ही भागों में बहती है, बाकी जो है डिसअपियर हो गई है। तो सरस्वती जिसका जो है पुराना नाम है, घग्गर हरका रिवर जो है आज का नाम है। और गंडक रिवर का एक याद रखना है, गंडक रिवर को हम लोग जो है क्या बोलते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, तो सदानीरा। देखिए यहाँ पे वैदिक रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको याद रखना है क्या, कि इंडस रिवर, इंडस रिवर, इंडस रिवर के साथ साथ उसकी जो है 5 जो है सहायक नदियां, ये जो है इंडस रिवर हो गई, और एक हो गई आपकी सतलज रिवर। बाकी जो है 5 सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी है, तो एक हो गई आपकी झेलम, दूसरी हो गई चिनाब, तीसरी हो गई रावी, और चौथी हो गई ब्यास। तो हम लोग जो है इस तरह से याद रखते हैं कि पहली रिवर हो गई इंडस, दूसरी हो गई झेलम, तीसरी हो गई चिनाब, चौथी हो गई रावी, और जो है पांचवी हो गई कौन सी, तो ब्यास, और छठवीं हो गई कौन सी, तो सतलज। तो देखिए हम लोग जो है अगर देखेंगे तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस को तो हम लोग आज भी किस नाम से जानते हैं, तो जो है सिंधु नदी। हम लोग बोले इंडस के साथ साथ आप उसकी जो है 5 सहायक नदियों को याद कर लीजिए, ये जो है जल्दी याद हो जाएंगी, और इसके साथ साथ जो है बाकी रिवर्स का भी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए झेलम रिवर जो है, झेलम, झेल रहे हैं, मतलब हम लोग क्या है, त्रस्त हैं, हम लोग त्रस्त हैं, वितस्ता, वितस्ता। चिनाब, चिनाब रिवर जो है वो 2 नदियों का जो है संगम है, 2 नदियों को मिलकर के बनता है, एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है गंगा। तो चंद्रभंगा रिवर को ही हम लोग जो है चिनाब रिवर के नाम से जानते हैं। रावी रिवर, रावी रिवर जो है कृष्णी रिवर के नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में, क्योंकि इस रिवर के किनारे जो है 10 राज्य युद्ध हुआ था, है ना। जो है 10 राज्य युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ था, तो कृष्णी नदी के किनारे, मतलब कि रावी नदी के किनारे। तो कुरुधार दिखाने का मौका कहाँ मिला था, रावी नदी के किनारे। या वैसे भी रावी या रवि जो है, रावी कैसा नाम है, तो पुरुष जैसा नाम है, तो जो है पुरुष थी। ब्यास, ब्यास नदी का विपाशा याद ही है। और दूसरा जो है क्या, सत और सत, इस तरह से सत सत रहेगा तो क्या हो जाएगा, सतलज और सतोदरी। और काबुल रिवर जो है कुबा रिवर के नाम से, घग्गर आज भी जो है हम लोग जो है सरस्वती रिवर के नाम से जानते हैं। और जो है गंडक रिवर जो है वो जो है सदारीरा के नाम से जानते हैं। बाकी जो गंगा रिवर थी उसकी जानवी। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही मेंशन कर रखा है कि ऋग्वेद में मेंशन है क्या, कि सिंधु नदी, मतलब कि इंडस रिवर, सरस्वती रिवर जो है कहाँ पे फॉल होती है, कहाँ पे गिरती है, तो समुद्र में। ठीक है।
अब देखिए, अब हम लोग जो है ज्योग्राफिकल रीजन के बाद जो है सेकेंड सेक्शन को देखने जा रहे हैं। ऋग वैदिक सेक्शन का सेकेंड पार्ट जो है पॉलिटिकल लाइफ, मतलब कि ऋग वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, ऋग वैदिक पॉलिटी जो है वो कैसी थी, तो ट्राइबल पॉलिटी थी, मतलब जो है जनजातीय जो है राज्य व्यवस्था थी। और हर जो है जनजातीय राज्य व्यवस्था में एक वहां का जनजातीय जो है क्या होता है, तो जो लीडर होता है जिसको हम लोग ट्राइबल चीफ के नाम से जानते हैं। तो राज्य व्यवस्था में जो है जनजातीय राज्य व्यवस्था मतलब ट्राइबल पॉलिटी थी, और उसका लीडर कौन होता था, तो ट्राइबल चीफ। और जो ट्राइब थी उसको हम लोग जो है किस नाम से जानते थे, तो ट्राइब जो भी है उसको हम लोग जो है जना के नाम से जानते थे। और जो है हिंदी में हम लोग उसको जन बोलते हैं। देखिए, जो ट्राइब थी उसको हम लोग जना बोलते थे, मतलब कि जन। और जो चीफ होता था, जो ट्राइबल पॉलिटी का या जो सोसाइटी का चीफ होता था, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे, तो जो है राजन। तो जन, जन का चीफ कौन, तो राजन। राजन जो है का पोस्ट इनिशियली इनहेरिटेड नहीं था। अब हम लोग जो है राजन को और किन किन नामों से जानते थे, ट्राइबल जो चीफ हुआ करते थे, तो राजन को हम लोग किस नाम से जानते थे, गोपाल या फिर गोपति। देखिए, ऋग वैदिक काल में काऊ सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल थी। गाय ऋग वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण एनिमल थी। ऋग वैदिक काल में जो है गाय को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया था। काऊ क्या थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि अगर कोई चीज या कोई सामान खरीदना हो, किसी को घर खरीदना हो, जमीन खरीदनी हो, तो वो लेन देन किसके रूप में होती थी, गाय के रूप में होती थी। तो गाय जो है काफी जो है, जो गाय जिसके पास ज्यादा होती थी उसको ऋग वैदिक काल में जो है सबसे ज्यादा जो है धनवान बुरा माना जाता था। तो यहाँ पे लोग गायों की चोरियां भी किया करते थे। तो अपने अपने कबीले के लोग जो है अपने कबीले के हेड को मतलब ट्राइबल चीफ को चुनते थे। और उस ट्राइबल चीफ का काम क्या होता था, तो जो है गायों को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए जो राजा है, ट्राइबल चीफ जो है, जो कबीले का सरदार है, उसको हम लोग गोपाल या गोपति के नाम से भी जानते थे। और जो है बदले में जो ट्राइब होती थी उसको वॉलेंट्री टैक्स पे करती थी। वॉलेंट्री टैक्स मतलब क्या, मतलब स्वैच्छिक कर। वॉलेंट्री टैक्स मतलब कि स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर देती थी। और इस वॉलेंट्री टैक्स को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो जो है बलि। इस स्वैच्छिक कर को जो है किस नाम से जाना जाता था, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो है ऋग वैदिक पीरियड में जो स्वैच्छिक कर था वो जो है किस नाम से जाना जाता था। तो उस स्वैच्छिक कर को हम लोग जो है बलि के रूप में जानते थे। यहाँ पे आपको नरबली और बाहुबली याद नहीं रखना है, बल्कि क्या रखना है, बलि जो है उस समय का स्वैच्छिक अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर था। किसको दिया जाता था, तो राजा को। हाँ, यहाँ पे जो ट्राइबल चीफ होता था उसका पोस्ट जो है इनहेरिटेड नहीं था। मतलब जो पोस्ट था, मतलब जो पोस्ट था वो इनहेरिटेड नहीं था। मतलब जो है विरासत में नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं था कि जो है राजा का लड़का ही राजा बनेगा। जो जो पोस्ट ऑफ किंग था वो इनहेरिटेड नहीं था। बाद में जो है इनहेरिटेड होगा, लेटर वैदिक पीरियड के करीब इनहेरिटेड होगा।
लेकिन जो है इनिशियली इनहेरिटेड नहीं था, मतलब कि विरासत में नहीं मिलती थी, बल्कि जो है जो ट्राइबल जो है लोग थे वही चुनते थे। तो देखिए ये इनहेरिटेड नहीं होता था, इसलिए जो है यहाँ पे जो है ऋग वैदिक जो है राज्य व्यवस्था में जो है ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी, जो जो है कबीले का जो है सभा हुआ करती थी। और ये दो तरह का जो है सभा था, एक का नाम था सभा और एक का नाम था समिति। अब देखिए जो जो भी सभा के मेंबर होते थे वो फैमिली के हेड हुआ करते थे, और इन सभा के मेंबर्स को जो है क्या बोला करते थे लोग, तो गण। जैसे आज भी हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, सभागण। तो सभा के जो मेंबर हुआ करते थे उनको जो है गण के नाम से जानते थे। और जो समिति हुआ करती थी उसमें जो है कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। तो जो समिति हुआ करती थी वो जो है सारे ट्राइब के लिए ओपन थी, सारे ट्राइब के पॉपुलेशन के लिए ओपन थी। मतलब जो है जो आम आदमी थे, कॉमन पीपल थे, जो है वो समिति में बैठते थे। इसीलिए जो इनके मेंबर थे, इनके मेंबर को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, तो जन। याद रखिएगा जो सभा का मेंबर होते थे उसको गण, और जो समिति के मेंबर होते थे उसको जन। देखिए देखिए सभा और समिति में मेनली क्या अंतर होता है। तो सभा जो होती है वो परमानेंट हाउस की तरह है, और समिति जो है वो खास उद्देश्यों के लिए होती है, और कोई स्पेशल जो है खास उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद जो है वो डिसअपियर हो जाती है। और ऐसी समितियां जो है वो जो है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद स्वयं ही जो है जन्म ले लेती हैं। जैसे दुर्गा पूजा समिति, दुर्गा पूजा जो है स्टार्ट होने के पहले दुर्गा पूजा समिति जो है एक्टिव मोड में हो जाएगी, बाकी जो है बाद में समाप्त होने के बाद डिसअपियर हो जाएगी। तो सभा और समिति में ये मेन अंतर होता है। अब देखिए एक खास तरह की समितियां भी होती हैं। इस समय जो है ऋग वैदिक पीरियड में एक खास तरह की समितियां भी होती थी जिसको हम लोग जो है विदत के नाम से जानते थे। तो विदत जो होती थी वो कैसी समिति होती थी, तो विदत जो है वो स्पेशल पर्पस होती थी, किसी खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब एक खास उद्देश्य क्या थे, तो देखिए जो भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते थे उसको जो है आपस में लोग बांट दिया करते थे। जो है एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता था उसको लोग मिलकर के करते थे और जो है आपस में बांटते थे। तो उसको हम लोग जो है बंटवारे का जो एक खास तरह की समिति जो है बनती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, विदत। और इसमें जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इसके साथ साथ जो भी जो है लूटेड आइटम होता था, मतलब कहीं एक कबीला दूसरे कबीले पे आक्रमण करता है और जो है वहां का जो सामान है उसको लूट लेता है, तो जो लूटेड आइटम्स होते थे है ना, उसको भी जो है ये खास तरह की समिति जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। तो लूटेड जो है आइटम्स यानी कि लूट का माल जो है का भी डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता था, तो एक खास तरह की समिति जिसको हम लोग विदत के नाम से जानते हैं। तो मतलब जो है जो आय होती थी एग्रीकल्चर से वो प्रोडक्शन होता था, पैदावार जो होता था वो, और जो लूट का माल होता था वो एक खास तरह की स्पेशल पर्पस समिति ही डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जिसको हम लोग विदत के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, कि जो पॉलिटी था उसका जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, जो राज्य व्यवस्था थी उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा था। तो देखिए यहाँ पे
हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोई एक पर्सन है तो वो जो है एक फैमिली का मेंबर होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट होगी क्या? फैमिली। फैमिली के बाद जो है कई फैमिलियों के मिलकर के गांव बनेगा। ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन थी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो है ग्राम। और ग्राम के बाद जो है कई गांवों को मिला करके जो है क्या बनेगा? तो जो है कई गांवों को मिला करके जो है क्या बनता था? विश्व। और कई विषयों को मिला करके क्या बनता था? तो जना। एक ट्राइब पूरी होती थी। देखिए, एक हो गई फैमिली, और इस फैमिली के कई जैसे फैमिली होंगे उनको मिलाकर के क्या हो जाएगा? ग्राम, यानी गांव। और गांवों के समूह को क्या बोलेंगे? तो विश्व। और विश्व के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? तो जना। अब जो है इन सबके जो है हेड भी हुआ करते थे। उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं कि जो है किस तरह से कौन जो है हेड हुआ करता था। क्या में आएगा? हेड ऑफ फैमिली को क्या बोलते थे? हेड ऑफ जो है ग्राम को क्या बोलते थे? या हेड ऑफ द विश को क्या बोलते थे? तो देखिए, हम लोग जो हेड हुआ करते थे उनकी बात जो है कर लेते हैं। जो फैमिली का हेड हुआ करते थे उनको हम लोग जो है कुल बोलते थे। उनको जो है कुल। और जो ग्राम का हेड हुआ करते थे, जो ग्राम का हेड हुआ करते थे उनको जो है ग्रामीण। जो विश्व का हेड हुआ करते थे इसको विश्वपति। और जो जन का हेड हुआ करते थे उसको भी हम लोगों ने देखा था क्या? तो राजन, या फिर गोपाल, या फिर भूपति। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। जो है परिवार को मिलाकर के ग्राम बनेगा, ग्राम को मिलाकर के विश्व मिलेगा, विश्व बनेगा, और विश्व से जो है पूरा एक कबीला तैयार होगा। इसको विश्व को मिलाकर के कबीला तैयार होगा जिसको हम लोग जो है जन के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से जो है ऋग वैदिक जो है पॉलिटिकल राज्य व्यवस्था थी, हम लोग अभी जो है देख रहे हैं। बाद में यही चल के जन के बाद जो है क्या बन जाएगा? जनपद। और जनपद से जो है आगे चल करके क्या बन जाएगा? तो राज्य, मतलब कि महाजनपद। आगे लेटर वैदिक पीरियड में इसको हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और डिफाइन करेंगे। अभी जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो है सेक्शन को देखने जा रहे हैं। और नेक्स्ट सेक्शन में जो है हम लोग जो है सोशल लाइफ देखने जा रहे हैं। ऋग वैदिक पीरियड का जो है सामाजिक जीवन कैसा था, मतलब जो सोशल लाइफ है वो कैसा था, उसको देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सोशल लाइफ में जो परिवार था, जो फैमिली थी, है ना, उसका जो है बेसिक यूनिट थी। बेसिक यूनिट जो है सोसाइटी का यानी समाज का बेसिक यूनिट क्या था? तो फैमिली। और फैमिली को जो है किस नाम से जानते थे? तो फैमिली को हम लोग जो है कुल के नाम से जानते थे। जो भी फैमिली हुआ करती थी उसको जो है कुल के नाम से जानते हैं। तो आज भी लोग जो है बोलते हैं मेरे कुल के हैं, मतलब कि मेरे फैमिली के हैं। बाकी जो है जो हेड हुआ करते थे फैमिली के, और हेड ऑफ द फैमिली को जो है हम लोग किस नाम से जानते थे? तो हेड ऑफ द फैमिली जो है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हेड ऑफ द फैमिली होते थे उनको हम लोग जो है कुल बोलते थे, है ना।
तो जो फैमिली के हेड होते थे उनको हम लोग जो है कुल के नाम से जानते हैं। और फैमिली के जो मेंबर हुए करते थे उसको जो है हम लोग किस नाम से जानते थे, तो कुटुंब। फैमिली मेंबर को जो है हम लोग किस नाम से जानते थे, तो कुटुंब के नाम से जानते थे। आज भी जो है कुटुंब बोला जाता है हिंदू कल्चर में। तो यहाँ पे याद रखना है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जो समाज था फैमिली में जो है कैसा था, तो मोनोगोमस था। मतलब कि जो है मोनोगोमस का मतलब क्या है कि एक ही विवाह होगा, केवल एक ही पत्नी हुई जो है शादी होगी, तो ओनली वन वाइफ। बाद में जो है कई शादियां होने लगेंगी, लेटर वैदिक पीरियड में एक ही पुरुष के कई शादियां होंगी, कई बीबियां होंगी। लेकिन जो ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, एक जो है आदमी की एक ही शादियां होती थी। मतलब कैसा था समाज, तो मोनोगोमस था। अच्छा, लेकिन जो है समाज में वर्चस्व किसका था, तो जो है समाज जो है पुरुष प्रधान था, पैट्रियार्कल था, पैट्रियार्की थी। मतलब समाज जो है में पुरुषों की प्रधानता ज्यादा थी, पुरुष प्रधान था। अब जो सोसाइटी है वो जो है चार भागों में बटा हुआ था। जो सोसाइटी है वो चार जो है ग्रुप में बटा हुआ था, और उनको हम लोग जो है फोर वर्ण के नाम से जानते हैं। देखिए, जो वर्ण है, जो वर्ण है वो मेनली जो है रंग के लिए जो है सूचक होता है। मतलब कि एक को हम लोग जो है ब्लैक और व्हाइट के नाम से जिसको जो है अलग अलग करते हैं। तो जो है एक हो गया आपका व्हाइट और एक हो गया ब्लैक। तो यहाँ पे जो है पहले ये जान लेना जरूरी है, जो वर्ण कलर के आधार पे हम लोग बांटते थे उसमें व्हाइट होते थे आर्या, मतलब जो आर्यन थे, जो आर्यन थे वो व्हाइट होते थे, गौर वर्ण के होते थे। और जो अनआर्या थे, अनआर्या थे मतलब कि दास जो लोग थे उनको जो है श्याम वर्ण का बोला गया है। तो ऋग्वेद में जो है पहले वर्ण व्यवस्था में वर्ण जो है कलर के आधार पे, है ना, कलर के आधार पे बांटा गया है। इसमें जो है व्हाइट और फिर ब्लैक, है ना, गौर वर्ण और श्याम वर्ण के आधार पे बांटा गया है। इसमें जो है आर्यन को जो है गौर वर्ण का, और जो है बाकी दास या फिर दस्यु को या फिर अनार्यन को हम लोग जो है ब्लैक में देखते थे। लेकिन जो ऋग्वेद का जो है मंडल 3 है, जो कि सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, उसमें जो है चार वर्णों को जो है चार वर्णों को बताया गया है और बोला गया है कि ये वर्ण जो व्यवस्था थी, ये जो वर्ण सिस्टम था वो किसके आधार पे था, तो ऑक्यूपेशन के आधार पे था। अगर एग्जाम में पूछेगा कि इनिशियली वर्ण किसके बेसिस पे था और उसमें ऑक्यूपेशन आंसर ना रहे, तो आप जो है कलर के आधार पे मारना है कि वर्ण का जो मतलब होता है क्या, कलर। तो गौर वर्ण और श्याम वर्ण। अभी जो लास्ट में जो मंडल 10 है, जो ऋग्वेद का जो मंडल 10 है जो सबसे लास्ट में हुआ है, उसमें जो है पुरुषता में जो है चार वर्णों की व्यवस्था बताई गई है, जिसमें बोला गया है कि चार वर्ण कौन कौन से थे। तो एक था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था जो है वैश्य और चौथा था शूद्र। तो देखिए, जो ब्राह्मण था उनका ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय क्या था, तो पृष्ठ मतलब पुजारी, या फिर क्या शिक्षक यानी कि टीचर हुआ करते थे।
जो क्षत्रिय होते थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो वो प्रोटेक्टर हुआ करते थे, है ना, राजा के साथ जो है वॉलंटियर बनकर के प्रोटेक्ट किया करते थे गायों का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते थे। तो वैश्य जो है वो कौन होते थे, तो या तो फार्मर या फिर जो है मर्चेंट। तो फार्मर और मर्चेंट कौन होते थे, वैश्य। और जो जो शूद्र थे, जो है उनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो उनका ऑक्यूपेशन था लेबर। वो लेबर्स हुआ करते थे, कौन, तो शूद्र। देखिए बाद में जो है ये नहीं, जो है ऑक्यूपेशन के आधार पे नहीं, लेटर वैदिक पीरियड में जो है ये ऑक्यूपेशन के आधार पे नहीं, बल्कि कैसा हो जाएगा, बाई बर्थ हो जाएगा। लेकिन जो है ऋग्वेद में जो वर्ण है उसको जो है कलर के आधार पे बांटा गया है, गौर वर्ण और श्याम वर्ण। आर्यन को गौर वर्ण का मतलब कि व्हाइट जो है कॉम्प्लेक्स का बताया गया है, और बाकी जो है जो श्याम वर्ण की जो काले लोग थे उनको जो है अनार्य या दास्यु बताया गया। लेकिन ऋग्वेद का जो मंडल 10 है जिसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया है, उसमें पुरुषता में जो है 4 वर्णों को ऑक्यूपेशन के आधार पे बताया गया है कि जो है 4 वर्ण जो थे वो कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य से और शूद्र थे। इनका जो है व्यवसाय के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया था। और जो है यहाँ से जो है ऋग्वेद में जो है एक श्लोक भी है जिसमें एक जो है आदमी कहता है कि जो मेरी माँ जो है ऋग्वेद में एक श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि जो है एक ही फैमिली मेंबर के जो लोग थे वो अलग अलग जो है ऑक्यूपेशन को भी जो है अपना सकते थे, और उनका जो है वर्ण सिस्टम जो है अलग अलग हो जाएगा। मतलब जो है आज के अगर हम लोग सिनेरियो में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो एक ही घर में एक ही फैमिली के जो है मेंबर्स ऑक्यूपेशन के आधार पे अगर हम लोग बांटेंगे तो अलग अलग जो है चीजों में हम लोग बांट सकते हैं। एक फैमिली के मान लीजिए घर से एक पर्सन जो है डॉक्टर है, एक पर्सन इंजीनियर है, एक पर्सन एडवोकेट है, एक पर्सन जो है फार्मर है, तो उनका ऑक्यूपेशन के आधार पे वर्गीकरण अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जो है वो रहेंगे एक ही घर के अंदर। तो यहाँ पे व्यवसाय के आधार पे रहेगा तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ऋग्वैदिक जो सोसाइटी थी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, और यहाँ पे हर मेंबर फैमिली का, हर एक फैमिली का मेंबर जो है फ्री था अपने ओन ऑक्यूपेशन को जो है एक्वायर करने के लिए, अपने कोई भी जो है पेशा अपनाने के लिए वो जो है स्वतंत्र हुआ करते। अब देखिए जो ऋग्वेद था उसमें जो है समाज में बहुत सारी अच्छाइयां थी। उन अच्छाइयों में जो है एक था क्या कि चाइल्ड मैरिज जो है प्रचलन में नहीं था, दहेज प्रथा यानी डॉरी सिस्टम भी प्रचलन में नहीं था, सती प्रथा भी प्रचलन में नहीं था। ये तीनों जो सिस्टम थे वो प्रचलन में नहीं थे, है ना, वाज नॉट इन वो, मतलब कि प्रचलन में नहीं थे, इनका फैशन नहीं था, इनका प्रचलन जो है नहीं था। इसमें तो ऋग्वैदिक पीरियड में कोई भी जो है चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी, दहेज प्रथा नहीं था, और साथ में सती प्रथा भी नहीं था। लेकिन जो अच्छाइयां थी जैसे कि जो है विडो रीमैरिज, मतलब विधवा पुनर्विवाह और नियोगा सिस्टम जो है ये प्रचलन में था। तो ये जो है क्या था, वाज इन वोग, मतलब कि ये प्रचलन में था। अब देखिए इसमें नियोगा सिस्टम में क्या है कि जो कोई महिला है और उसके जो
पुरुष है, उसका जो पति है, उसका अचानक से अगर कोई किसी भी कारण से देहांत हो जाता है, तो उसमें उस पुरुष के छोटे भाई से, उसके पति के, उस महिला के, विधवा महिला के पति के छोटे भाई से विवाह करा दिया जाता था, जो कि समाज में पूरी तरह से मान्य था। इसको जो है नियोगा सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो है तमाम अच्छाइयां थी समाज में, और जो है ये समाज महिलाओं के लिए जो है फीमेल राइट्स के लिए, वुमेन राइट्स के लिए जो है एक तरह से जो है गोल्डन एज था। तो हम लोग जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है लिखते हैं क्या कि ऋग्वैदिक एज, मतलब कि ऋग्वैदिक काल या फिर अर्ली वैदिक काल, ऋग्वैदिक एज is golden age for women's right, for women's right। ओके, और इसमें कई से फीमेल स्कॉलर्स भी निकल के आई थी। ऋग्वैदिक काल में बहुत से जो है विदुषियां निकल के आई थी, फीमेल स्कॉलर्स निकल के आई थी, जिन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों का संकलन भी किया था। और ऐसी फीमेल स्कॉलर्स को जो है ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। ब्रह्मवादिनी कौन होती थी? तो फीमेल स्कॉलर, मतलब कि विदुषी। जो फीमेल स्कॉलर्स हुआ करती थी वो जो है ब्रह्मवादिनी के नाम से जानी जाती थी। तो ब्रह्मवादिनी कौन होती थी? फीमेल स्कॉलर्स इन वैदिक पीरियड। अब एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा कि जो है इंपॉर्टेंट फीमेल स्कॉलर्स या ब्रह्मवादिनी कौन कौन थी किसमें? तो ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान। तो 3 नाम याद रखिएगा। जो है पहला लोकमुद्रा, जो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोकमुद्रा, दूसरा अपाला, तीसरा घोषा। ये तीनों जो है कौन सी थी? तो ब्रह्मवादिनी महिला थी, है ना। ये तीनों जो है ब्रह्मवादिनी महिला की कौन से एज में? तो ऋग्वैदिक एज में। ऋग्वैदिक एज में जो है ब्रह्मवादिनी महिला या फीमेल स्कॉलर कौन कौन सी थी? तो लोकमुद्रा, अपाला और घोषा। बाकी जो है लेटर वैदिक पीरियड में भी महिलाएं जो है फीमेल स्कॉलर्स हुई हैं, जैसे गार्गी हुई है, कात्यायनी हैं और मैत्री हैं। तो जो है इनका भी नाम आएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट फेज में रिलीजियस लाइफ, यानी कि जो है ऋग्वैदिक फेज में जो रिलीजन था उसको देखने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड में देख रहे हैं क्या कि ऋग्वैदिक जो पीपल थे, जो लोग थे, वो कैसे थे? तो नेचर वर्शिपर थे। मतलब अभी टेम्पल वर्शिपर नहीं थे, या मूर्ति पूजा अभी भी स्टार्ट नहीं हुई थी। नॉट टेम्पल, नॉट आइडल और टेम्पल वर्शिप।
मतलब मूर्ति पूजा और जो है मंदिर में पूजा अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। किसमें? तो वैदिक पीरियड में। यहाँ के लोग जो है नेचर वर्शिपर थे, मतलब प्रकृति की पूजा करते थे। और ये प्रकृति की पूजा जो है यज्ञ के द्वारा किया जाता जो है करते थे। और यज्ञ में वेदियों के थ्रू किया करते थे। देखिए, ये जो है क्या है? तो वेदी है। और इसमें जो है आग जला करके मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। और साथ ही साथ जो है मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जो है आहुति और बलि भी दी जाती थी। तो सेक्रीफाइस जो है वैदिक जो है मंत्रों के द्वारा जो है वेदी के थ्रू, यज्ञ के थ्रू परफॉर्म किया जाता था और नेचर को जो है दिया जाता था। और जो है इसमें बोला जाता था जो अग्नि है वो जो है इमीडिएटर गॉड के रूप में जानी जाती थी। मतलब जो फायर है, गॉड ऑफ फायर है, उनको एज ए इमीडिएटर गॉड जो है माना जाता था। जिससे कि अगर कोई चीज हम जो है गॉड ऑफ फायर को देते हैं तो वो बाकी देवताओं तक उनको पहुंचा देंगे। तो एज ए मैसेंजर जो है समझा जाता था गॉड ऑफ फायर, मतलब अग्नि को। अब जो है यहाँ पे कुल जो है 33 जो है देवताओं को मेंशन किया गया है। कहाँ पे? तो ऋग्वेद में। और उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो है देवता हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऋग्वैदिक देवता हैं, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविनिटी देवता किसके? तो ऋग्वैदिक के। कि कौन कौन से हैं? तो पहला है कौन? इंद्र। इंद्र को हम लोग जो है क्या बोलते थे? तो गॉड ऑफ वार लॉर्ड, युद्ध के देवता। और तो रेन, गॉड ऑफ रेन, या फिर लाइटनिंग, रेन एंड लाइटनिंग। या फिर थंडर। तो गॉड ऑफ वार लॉर्ड या गॉड ऑफ रेन और लाइटनिंग के देवता कौन बोले जाते थे? तो इंद्र। इंद्र को जो है और किस नाम से जाना जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है बोला जाएगा कि लॉर्ड इंद्रा इज ऑल्सो नोन एज। तो उनको जो है किस नाम से बोला जाता था? तो इंद्रा ऑल्सो कॉल्ड एज पुरंदर, ऑल्सो कॉल्ड एज देखिए इंपॉर्टेंट जो है ये भी है कि पुरंदर का लिटरल मीनिंग क्या होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आए हैं कि जो इंद्र है उनको पुरंदर बोला जाता था। यहाँ पुरंदर का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दुर्ग को तोड़ने वाला, मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्ट। ब्रेकर ऑफ फोर्ट या फोर्ट ब्रेकर, है ना, किसको बोला जाता था? तो इंद्र को। इंद्र से और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंद्र का जो जो सवारी है वो कौन सी है? तो इंद्र का सवारी जो है एलिफेंट है, जिसका हम लोग जो है एरावत के नाम से बोलते हैं, एरावत एलिफेंट। और इनका फेमस वेपन जो है, इनका कैरियर हो गई एरावत, और वेपन हो गया कौन सा? तो वज्र। वज्र जो है महर्षि दधीची की हड्डियों से बना है। तो वज्र जो है किसका जो है अस्त्र है? तो जो है इंद्र का। तो ये इंद्र से रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हो गए ऋग वैदिक काल के कौन? इंद्र। दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है वो कौन है? अग्नि, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ फायर। ठीक है।
और और क्या बोलते हैं, तो इमीडिएटर गॉड, कि वेदिकाओं के थ्रू जो आहुतियां या बलि दी जाएगी उनको बाकी देवताओं तक कौन पहुंचाएगा, तो अग्नि, है ना, या फिर मैसेंजर। तो जो सबसे जो है इम्पोर्टेंट थे वो इंद्र, और जो सबसे सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो हो गए कौन से, तो अग्नि। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंद्र का जो है कितनी बार जिक्र है, जो है कितने, ऋग्वेद में तो 250 टाइम जो है इंद्र का, और अग्नि जो सबसे सेकेंड इम्पोर्टेंट है वो 200 टाइम, सेकेंड का 200 टाइम जो है ऋग्वेद में मेंशन है। तीसरे जो है कौन से इंपॉर्टेंट देवता हैं, तो वरुण, वरुण को जो है क्या बोला गया है, तो गॉड ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे गॉड ऑफ वाटर कौन है, वरुण, है ना, वाटर, है ना, रिवर एंड लेक्स के कौन देवता है, तो वरुण। अब जो है सोम क्या है, तो सोम देवता जो मंडल 9 है, जिसको सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो है किसको बोला गया है, तो गॉड ऑफ मेडिसिनल प्लांट। औषधीय पौधों के देवता कौन है, तो सोम, जिनसे सोम रस तैयार किया जाता है। सावित्री, तो सावित्री जो है गॉडेस है, गॉड ऑफ लाइटेड सन। मित्रा, गॉड ऑफ सनराइज। यहाँ पे जो है और भी इंपॉर्टेंट जो है गॉडेस का भी जिक्र है, देवियों का भी जिक्र है, जिनमें से जो है फेमस कौन है, तो उषा, उषा, और दूसरी फेमस गॉडेस कौन है, तो अदिति। फेमस गॉडेस में एक हो गई कौन, तो उषा, और दूसरी हो गई कौन, अदिति। अदिति इज कंसिडर्ड एज ए मदर ऑफ ऑल गॉडेस। अदिति को बोला गया है कि इंद्र, अग्नि और जो है विष्णु, ये तीनों कहाँ किससे जन्मे हैं, तो अदिति से। तो मदर ऑफ ऑल गॉड कौन थी, तो अदिति। अच्छा, हम लोग ने ये बात पहले भी बताया था कि ऋग्वेद के रिलीजन में, ऋग्वेद के रिलीजन में गाय को जो है सबसे सैक्रेड, मतलब कि जो है धार्मिक पशु बोला गया है। और ऋग्वैदिक मंत्रों में बोला गया है क्या, कि गाय क्या है, अघन्या है। अघन्या मतलब क्या, नॉट टू बी किल्ड। अघन्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, मारने के लिए नहीं, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी जो है समय में गाय की बलि या आहुति नहीं दी जाएगी, बल्कि ऋग्वैदिक पीरियड में गाय को मारने या चोट पहुंचाने वाले को जो है मृत्यु दंड तक भी दिया जाता था। तो ऋग्वेद में जो है गाय बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल थी, काऊ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल थी, जिसको जो है अघन्या कहा गया है। बाद में जो है लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग देखेंगे कि अजुर्वेद में गाय को अनुप में, मतलब जो है इसका उपमा नहीं दिया जा सकता है, या इसको इसकी बराबरी नहीं कर सकता है ये। और अथर्ववेद में गाय को जो है संपत्तियों का घर बोला गया है। तो इस तरह से जो है याद रखिएगा, ऋग्वेद का मेनली क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद में क्वेश्चन आएगा कि गाय को किस नाम से जानते हैं, तो अघन्या। अघन्या
का शाब्दिक अर्थ क्या है? मारने के लिए नहीं, मतलब नॉट टू बी किल्ड। अगन्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नॉट टू बी किल्ड। अब देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट सेक्शन इकोनॉमी को पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमी में जो है हम लोग जो है ऋग वैदिक इकोनॉमी को जो है देखने जा रहे हैं। तो देखिए ऋग वैदिक जो इकोनॉमी थी उसको समझने के लिए थोड़ी बेसिक टेक्निकल चीजों को हम समझ रहे हैं। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड था, तो ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड था वो ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और ऋग्वैदिक पीरियड का जो समय है वो 1500 बीसी से लेकर के कब तक का? तो जो है 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के लास्ट फेज में जो है आयरन, लास्ट फेज में जो है आयरन डिस्कवर होता है। आयरन जो है ना डिस्कवर होता है। तो लास्ट पेज में जो है आयरन आया। तो आयरन के लास्ट में आने से पहले जो है, उससे पहले लोग जो है तांबे कांसे का यूज किया करते थे और जो है हल का प्रयोग जो है लकड़ियों को ही किया करते थे। तो ये जो हथियार, जो कॉपर मेड जो है इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जो कॉपर मेड इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे या फिर जो है ब्रॉन्ज मेड जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, वो इतने मजबूत नहीं थे कि जंगलों को काट करके जो है क्या बनाया जा सके? तो जो है फील्ड तैयार किया जा सके, एग्रीकल्चरल फील्ड तैयार किया जा सके। इसीलिए जो है जंगल ज्यादा साफ नहीं हो पाए और जो है हल जो है लोहे के बने नहीं हो पाए की वजह से जो है ज्यादा जो है जुताई अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी। इसी वजह से जो है एग्रीकल्चर यहाँ जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। कहाँ पे? तो ऋग्वैदिक पीरियड में। तो यहाँ का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? तो पशुपालन, मतलब कि कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग वाज ए मेन ऑक्यूपेशन। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि जो ऋग्वैदिक जो है लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कैटल रेयरिंग था। और जो है गाय जो है मोस्ट सेक्रेड एनिमल थी। और गोपाल और गोपति जो है किसको बोलते थे? नोन एज प्रोटेक्टर ऑफ काऊ, है ना। और जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी उसको गोमत बोलते थे। और गोमत वो पर्सन होते थे, है ना, जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ काऊ हुआ करती थी। और ये सबसे धनी वर्ग के लोग हुआ करते थे, वेल्दी पर्सन इन द ऋग्वैदिक सोसाइटी। तो ऋग्वैदिक इकोनॉमी जो है वो गाय के इर्द गिर्द ही थी, क्योंकि गाय की कीमत जो है अनमोल बताई जाती थी ऋग्वैदिक काल में। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग और क्या बोल रहे हैं कि गाय जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी थी। जो है काऊ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज किया जाता था। गाय और गाय के प्रोडक्ट्स को जो है जैसे गोबर हुआ, घी हुआ, इससे जो है सामानों की अदला बदली भी की जाती थी। तो गाय और गाय के प्रोडक्ट जो होते थे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज किया जाता था। और बाकी चीजों की भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वस्तु के विनिमय से यूज किया जाता था, मतलब बार्टर सिस्टम था। ये यहाँ पे जो है वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी, मतलब जो है लेन देन का जो जरिया था, उसमें करेंसी का चलन नहीं था, मतलब सिक्कों या नोट का चलन नहीं था, बल्कि सामान के बदले सामान जो है दिया जाता था, जिसको हम लोग जो है बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बार्टर सिस्टम यूज होता था किसमें, किसके द्वारा? तो ऋग्वैदिक आर्यंस के द्वारा। और जो है बहुत सारे लोग जो ट्रेडर्स हुआ करते थे
जो घूम घूम के जो है सामानों के को बेचते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, उनको जो है किस नाम से जानते थे? तो पणी नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में, जनवरी 2020 में एमपीपीसीएस का प्री का एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा कि जो है ट्रेडर्स को हम लोग, ऋग्वैदिक ट्रेडर्स को किस नाम से जानते थे? तो पणी, है ना। अब जो है ऋग्वैदिक पीरियड में जो है हॉर्सेस जो है खूब यूज किए जाते थे, है ना। जो घोड़े थे, जो अश्व थे, है ना, उनको, उनका यूज जो है लार्ज स्केल पे किया जाता था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें घोड़ों का यूज जो है नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड में जो है घोड़े जो है लार्जली यूज किए जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था, है ना। एग्रीकल्चर भी जो है चलन में था, लेकिन क्या था? तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। अब उन्होंने टेक्निकल फीचर में बात किया था कि जो है आयरन के हल नहीं होने के कारण या आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने के कारण जो है एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन पे दिक्कत आती थी। पहला तो जो है वनों को साफ करके एग्रीकल्चरल लैंड तैयार करना, दूसरा हल से जुताई करना, और तीसरा जो है फसल की कटाई करना। तो ये जो है कॉपर में जो है हथियार नहीं कर पाते थे, उतने जो है ठोस मटेरियल नहीं होता है आयरन की तरह कॉपर, इसीलिए जो है एग्रीकल्चर ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जो है द्वितीय व्यवसाय के रूप में यूज करते थे कौन? तो जो है ऋग्वैदिक पीरियड के लोग, जबकि ऋग्वैदिक आर्य। अच्छा, एग्रीकल्चर में जो है मेनली खेती किसकी होती थी? तो बार्ले की, मतलब कि जौ की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप था। और बार्ले को जो है किस नाम से जानते थे? तो यव। एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि जो है बार्ले को जो है किस नाम से जानते हैं? तो यव। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है फसल था वो कौन था? तो जो है गेहूं, मतलब कि वीट। और गेहूं को हम लोग जो है किस नाम से जानते थे? तो वीट को जो है ऋग्वैदिक पीरियड में जो है गोधुमा के नाम से जानते थे, है ना। तो ये जो है बार्ले और वीट जो है मेन एग्रीकल्चरल जो है प्रोडक्ट थे जो कि यूज किए जाते थे। अब देखिए यहाँ पे जो है हथियार और औजार नहीं होने के कारण जो है एग्रीकल्चरल फील्ड को अगर तैयार करना होता था तो ये लोग कैसे तैयार करते थे? तो उसको हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे बदलते रहते थे। तो ऋग्वैदिक जो है पीरियड में आर्यन क्या परफॉर्म करते थे? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते थे, मतलब एक जगह से स्थानांतरित कृषि जो है हुआ करती थी। ऋग्वैदिक पीरियड में जो है एग्रीकल्चर का स्वरूप कैसा था? स्थानांतरित कृषि था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था, जिसको हम लोग जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न टाइप एग्रीकल्चर। देखिए स्लैश एंड, जैसे ये कोई पर्टिकुलर फील्ड है और इस फील्ड में जो है बहुत सारे जो है पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ स्लैश एंड बल्ब एग्रीकल्चर में क्या होता है? देखिए जो है लोग जो है एक खास जो है पर्टिकुलर एरिया में जो है फायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर एरिया में जब फायर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो जो है यहाँ जो है आग लगा दोगे तो जो है लकड़ियां हैं वो स्वतः ही क्या हो जाएंगी? जल के राख हो जाएंगी। और जब लकड़ियां जल के राख हो जाएंगी तो यहाँ पे जो जो ऐश है, जो
राख है वो एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा। तो ये पूरा जंगल जल करके साफ हो गया, जंगल का एक भाग जो है वो खाली हो गया। अब यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ऐसा किया जाता था। फायर जो है की वजह से लकड़ियां जल जाती थी, और लकड़ियां जलने की वजह से जो है वहां पे जो है फर्टिलाइजर्स जो है मिल जाता था, मतलब जो है राख मिल जाती थी जो फर्टिलाइजर्स का काम करती थी। और जब ये फर्टिलाइजर्स जो है दो तीन बार खेती में यूज हो जाते थे, तो यहाँ पे पैदावार जो फर्टिलिटी रेट है वो घट जाती थी। तो यहाँ से जो है छूट करके लोग जो है दूसरी जगह पे जाकर के एग्रीकल्चर किया करते थे। तो यहाँ से शिफ्ट होकर के अब यहाँ जो है फायर प्रोड्यूस करके जो है लोग एग्रीकल्चर करेंगे। तो ऐसे एग्रीकल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैश, है ना, एंड बर्न टाइप एग्रीकल्चर। और स्लैश एंड बर्न टाइप एग्रीकल्चर एक्चुअल में क्या है, तो शिफ्टिंग टाइप एग्रीकल्चर। आज भी भारत में जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। और इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है उसको जो है झूम जो है एग्रीकल्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन आता है कि झूम एग्रीकल्चर जो है कहाँ होता है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में। कैसा है, तो स्लैश एंड बर्न टाइप एग्रीकल्चर। और कैसा है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो है उनको ध्यान रखना है। और जो है क्वेश्चन आता है कि जो है ऋग वैदिक आर्यन जो थे वो खाने में जो है क्या यूज करते थे। तो ऋग वैदिक आर्यन जो है खाने में जो है मुख्य भोजन क्या था। देखिए, मतलब स्टेपल फूड क्या था। देखिए, स्टेपल फूड का मतलब क्या है, मूल भोजन। मूल भोजन जो है क्या था, तो जो मूल भोजन था वो था क्या, तो यहाँ पे याद रखना है कि मूल भोजन जो है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट था। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। देखिए, हम लोगों ने पहले ही बोला है कि मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो मेन ऑक्यूपेशन है कैटल रेयरिंग, पशुपालन। तो यहाँ पे जो है मूल भोजन क्या हो जाएगा, स्टेपल फूड क्या हो जाएगा, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। दूसरा सेकेंडरी था क्या, जो है अनाज, ग्रेन फूड, मतलब क्या, अनाज वाला भोजन। तो अनाज जो है ग्रेन फूड में था, और ग्रेन फूड में जो है सबसे ज्यादा यूज किया होता था तो बार्ले है ना। बार्ले को हम लोग जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, जौ। और जो है बार्ले को जो है ऋग वैदिक पीरियड में क्या बोलते थे, यव। और क्या था, वीट, मतलब कि क्या, तो गेहूं। और इसको हम लोग जो है ऋग वैदिक पीरियड में गेहूं जो है किस नाम से जाना जाता था, तो गोधुमा। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे जो है कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिएगा। और जो है हमारे यूट्यूब चैनल स्कोर आइडिया पे आप लोग जो है इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी इसको जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पे भी उपलब्ध रहेगा। लेक्चर की इस पीडीएफ में वीडियो लेक्चर फर्स्ट, वैदिक लेक्चर का पहला लेक्चर, और वैदिक सिविलाइजेशन का सेकेंड लेक्चर, दोनों की पीडीएफ है। उसको भी आप लोग जो है पहले देख सकते हैं। थैंक यू।